से बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इस जीरोज के बारे में और इस कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। शुरुआत करते हैं सीखने का कि कैसे जीरोज का कोफिशिएंट के ऊपर रिलेशन पड़ता है, दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, इस चीज़ों के बारे में हम लोग अभी सीख लेते हैं। और इसको कंसीडर करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से चीज़ों को जानेंगे। एग्जाम्पल से कंसीडर करना शुरू करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट में जो तुम पढ़े हो वो कौन सा पॉलिनोमियल था तुम्हारा? तो लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम स्टार्ट करें कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे कोफिशिएंट और जीरोज निकाल सकते हो, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल को कंसीडर करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है सबको पता होगा। इसीलिए बोले थे पिछले क्लास में कि सबका जनरल फॉर्म जरूर याद रखना। लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म अगर निकालते हो तो क्या होता है? p of x इक्वल टू ax प्लस b where a इज नॉट इक्वल टू 0। अब तुम देखो तो x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है और x का कोफिशिएंट क्या है? a है और b कौन सा टर्म है तुम्हारा? कांस्टेंट। तो हम जब इसका जीरोज निकालेंगे, इसका जीरोज फाइंड आउट करेंगे तो उसमें a और b का क्या रिलेशन होगा? जो आंसर हमारा आएगा वो a और b से ही रिलेट होगा और उसी से निकाला जा सकता है। तो इसका जो जीरोज निकलता है, तो जीरोज कैसे निकालोगे? तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग p ऑफ x को क्या मानते हैं? p ऑफ x को 0 करते हैं। अब ये जो हमारा फॉर्मेट आ जाएगा x प्लस b इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस b और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b बाई a। यही जीरोज हो गया। जो x का वैल्यू हो गया माइनस b बाई a। अब इसको तुम रिलेट करो इस क्वेश्चन, इस पॉलिनोमियल से जो पहले दिया हुआ है। तो इस पॉलिनोमियल से जब रिलेट करोगे तो a डिनोमिनेटर में आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या रहेगा? तो यहाँ पे x दिया हुआ है। तो इस तरीके से यही हमारा जीरोज का फॉर्मेट हो गया। अब अगर हमको कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए कि p ऑफ x दिया हुआ है 3x माइनस 5, अब हम इसका कहेंगे बताइए इसका जीरोज क्या होगा? तो आप तो जीरोज बता सकते हो ना, जीरोज क्या होता है इसका? तो जीरोज इक्वल टू होगा कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म विथ नेगेटिव साइन माइनस। अब कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें कांस्टेंट टर्म देखोगे क्या है? -5 है, तो -5 लिखेंगे और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना दिया हुआ है? 3। फिर से देखो ऊपर जो जीरो निकाला गया है, ऊपर जीरो में क्या आया है? x इक्वल टू माइनस b बाई a और ये b क्या है? तो b है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है और a क्या है? तो तुम कहोगे सर a तो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमारा आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। तो इस तरीके से तुम चीजों को जान लोगे और तुम इसको बना लोगे। तो चलते हैं इसको फिर आगे करते हैं। तो यहां से हम निकाल लिए कोई p ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा? तो माइनस 3x बाई 5, तो माइनस 5 बाई 3 x को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बाई 3। क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इस तरीके से तुम दूसरा के एग्जांपल कंसीडर करो। p ऑफ x इक्वल टू अगर तुमको दिया जाए माइनस 7x प्लस 5, अगर ये दिया हुआ रहता है तो क्या करोगे? तो इसको तुम इसको यही लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लें p ऑफ x इक्वल टू माइनस 5x प्लस 7, अब इसका जीरोज निकालना हो तो क्या करोगे? तो इसके x का वैल्यू बता सकते हो, डायरेक्ट हम करेंगे तो इसका x का वैल्यू क्या निकलेगा? निगेटिव टर्म। तो जो लास्ट में कांस्टेंट है इसका निगेटिव करो, मतलब इसका जो साइन है उसका साइन का रेसिप्रोकल कर दो। इसका साइन का क्या करना है? रेसिप्रोकल, उल्टा कर देते हैं। तो या तुम कह सकते हो इसका इनवर्स। तो ये हो गया -7, यहाँ -5 था उसका उल्टा क्या निकल के आ गया? +5 आ गया। तो यहाँ +7 का क्या होगा? रिवर्स माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा? ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x -5 दिया होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया 7/3।
इस तरीके से हम जो देखते हैं कि जीरो जो हमारा निकलता है वो जीरोज कोफिशिएंट ऑफ एक्स से रिलेटेड है। अब इसका आंसर यही होगा 7/5। अब अगर हमसे कोई कह दे कि हम भैया हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपसे ये एग्जांपल लेने के लिए कहा जाए कि p ऑफ x इक्वल टू 3x - 7 है और इसका जीरोज हम कहें कि ना x जो है 9/4 है, तो कभी होगा ही नहीं होगा। कभी होगा क्या? हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x ना तो 4 है ना कांस्टेंट ऑफ 9 है, तो कभी इसका ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो हम क्वेश्चन को देखते ही, हम जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखते ही हमको ये चीज पता चल जाएगा कि हमारा ये जीरोज है या नहीं है। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ x के टर्म में है तो होगा, नहीं अदरवाइज वो नहीं होगा। इस तरीके से हम जान गए कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसका जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा होगा वो कैसे निकालोगे? तो उम्मीद करते हैं इसका इसका 7/3 होगा, लेकिन 9/4 तो नहीं हो सकता ना इसका 9/4 कभी नहीं होगा, क्योंकि ना तो x का कोफिशिएंट है 9 और ना कांस्टेंट टर्म है तुम्हारा 4। इस तरीके से हम इसको पता कर लिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी कोफिशिएंट जीरोज निकालना हो तो हम उसका कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू -b/a। अब वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और फिर इसका जीरोज करते हैं। तो हम लोग अब जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जनरल फॉर्म कहें तो क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमारा क्या है? ax² px + c where a is not equal to 0। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम इसका निकालते हैं एक जीरोज। कैसे? तो इसका जो x का वैल्यू होगा उसका रिलेशन a, b और c से होगा और वो जो आंसर आएगा वो a और c के मल्टीपल्स या डिविजिबल के डिवाइड के फॉर्म में होगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा। ये जो तुम्हारा आएगा ये जो आंसर आएगा किसका? तो ये जो आंसर आएगा इसका ax² + bx + c का वो a और c के मल्टीपल्स के फॉर्म में हो सकता है। a और b के मल्टीपल्स के फॉर्म में होगा या डिविजिबिलिटी का फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखना। अब जैसे एग्जांपल हम इस चीज को क्लियर करते हैं कि एग्जांपल समझो, फिर हम इसका जीरोज निकालने का फॉर्मूला बताएंगे कैसे निकलता है। पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल अगर हम आपसे कंसीडर कर लें, जैसे कंसीडर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6। ये दिया हुआ है कोई पॉलिनोमियल और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस -8x + c 2x² - 8x + c अगर दिया हुआ है तो हमको इसको अगर ये पता करना है कि इसका जीरोज क्या होगा, तो इसका जो रिलेशन आएगा वो 2 और 3 के फॉर्म के मल्टीपल्स या डिविजिबिलिटी के फॉर्म में आएगा। उसका रिलेशन 2 और 6 से होगा, ध्यान रखना चीजों को। अब 2 और 6 का रिलेशन किसके साथ होता है? 2 का रिलेशन 1 के साथ होगा, 4 के साथ होगा, 8 के साथ होगा, मल्टीपल्स के फॉर्म में जा रहा है वो। तो इसी तरीके से 6 का जो रिलेशन होगा उसी के रिलेशन के फॉर्म में आने वाला है। तो कैसे होगा वो चीज? तो पहले क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो हम क्लास 9 में पढ़े थे। क्लास 9 में कैसे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे? 2 पहले कॉमन ले लो, x² - 4x कौन है भैया? तो इसका क्या हो जाएगा? +3। इसका तुम निकालोगे 2 × x² - 3x - x + 3। ये हो जाएगा 2 × x कॉमन ले लिए, x - 3 और -x - 3 1 हो गया यहाँ पे। तो 2 × x - 1 और x - 3 ये आ जाएगा। अब जब हमारा ये केस आ गया, अब इसका जीरोज निकालोगे, तो फैक्टराइज हो गया ना ये पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 करोगे तो ये तुम्हारा क्या जाएगा?
2x-1 और x-3 इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 उधर जाके 0 के टर्म में जाएगा तो खत्म हो जाएगा कांस्टेंट। अब यहाँ पे 1 और 3 है। अब तुम्हारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म था ये था, इसको देखो, यहाँ x का वैल्यू क्या है 1 है और यहाँ x का वैल्यू क्या है 3 है, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन होगा ना, ट्वाइस गुना होगा, 3 इसका ट्वाइस गुना होगा तो 6 होगा, देख रहे हो ना 3 का ट्वाइस गुना यहाँ पे 6 आ रहा है, 1 का ट्वाइस गुना करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कभी तुम्हारा ऐसा नहीं आंसर आएगा कि 5 आ जाएगा, और तुम 5 अगर देखोगे ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे 5 आएगा तो 5 का तो 6 कुछ कोई टेंशन है ही नहीं, तो ऐसा आंसर आपको नहीं आएगा यहाँ पे। ये हम कहने वाले थे कि जो हमारा आंसर आएगा इसका रिलेशन कहीं ना कहीं ये कोफिशिएंट ऑफ एक्ट ए और सी के बीच में पड़ेगा और इसका रिलेशन इसके साथ ही पड़ेगा। तो ये क्लियर आ रहा है? अब ये समझ में आ गया आपको क्लियर कि कैसे हम इसका जीरोस फाइंड करते हैं और जीरोस का इसके साथ रिलेशन क्या है। अब हम इतना डिटेल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसका रिलेशन इसके साथ पता कर सकते हैं कैसे इसका ये और ये आंसर आ रहा है। मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसमें हम चीजों को पता कर लेंगे, ये बिना फैक्टराइज किए हुए। हाँ फिर से देखो इसको एक बार और समझ लो कि ये जो टर्म दिया हुआ है इसको मल्टी टर्म स्प्लिटिंग हम सिंपलीफाई कर लिए, सिंपलीफाई करने के बाद हमारा ये जीरोज आ गया। अब इस जीरोज का रिलेशन इस कोफिशिएंट के साथ क्या है, अगर हमको ये पता चल जाए, अगर इस जीरोज का रिलेशन अगर इसके साथ पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से चीजों को बता सकते हैं कि कैसे जो तुम्हारा ये नंबर इसे डायरेक्ट निकाला जा सकता है। पूरा इतना प्रोसेस करने की कोई जरूरत इसमें नहीं होगा। अगर हमको ये पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे, इसी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं इसको, समझिए फिर से। अब क्या है, हम इस जीरोज का, हमारा जो यहाँ पे जीरो है 1 और 3 है, इसका अगर हम यहाँ पे ऐसे निकाल दें और पिछले क्लास में तुमको बताए थे कि अगर हमको इस जीरोज का ए और बी को सी पता करना हो, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू पता है सबको कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो कहो सर ए का वैल्यू तो 2 है, बी का वैल्यू क्या है -8 है, सी का वैल्यू क्या है तो 6 दिया हुआ है, दिया है ना तीनों का तीनों वैल्यू। ए का वैल्यू क्या है, इक्वेशन तो कैसे लिखते हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म यही ना है, देखो यहाँ पे, यहाँ ऑब्जर्व करो, इस जगह पे ऑब्जर्व करोगे तो ax² + bx + c दिया हुआ है, जहाँ पे a का वैल्यू क्या है 2 है, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो इसका रिलेशन हम लोग अभी निकालेंगे सम ऑफ जीरोज से। अगर हम ऐसा करें सम ऑफ जीरोज का मतलब जो ये तुम्हारा आंसर आया, यही दोनों आंसर 1 और 2, इस दोनों को ऐड करो, तो इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 1 + 3 आ गया। अब ये जो 1 + 3 आया है इसको तुम क्या करोगे, तो लिखोगे 4, ये 1 प्लस चाहिए आप पे, तो सुन के करो, फिर उधर भी हम इसको एलिब्रेट करते हैं। हम कह रहे थे कि ए और बी सी का वैल्यू हमको पता चल गया ना, यहाँ पे ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू -8 आ गया और सी का वैल्यू आ गया 6। अब अगर हम इसको एलिब्रेट करें तो यहाँ लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में क्या करोगे, जीरोज क्या है, एक जीरोज तुम्हारा क्या है 1 है और दूसरा जीरोज क्या है 3 है, दोनों को जोड़ो तो 1 + 3, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा।
यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। हमने जीरोज निकाला और जीरोज को क्या किया, ऐड किया सम ऑफ जीरोज में। तो सर सम ऑफ जीरोज क्यों निकाल रहे हैं, सम ऑफ जीरोज इसलिए निकाल रहे हैं कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे सम ऑफ जीरोज का रिलेशन आता है, इसलिए हम आपको सम ऑफ जीरोज निकालना बता रहे हैं। अभी आप इसको समझिए, जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन को तब वहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जो है सम ऑफ जीरोज निकालना सीखिए। तो 1 + 3, तो 1 + 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ गया। अब ये 4 इसमें तो कहीं है ही नहीं, ना तो ये है ना ये है ना ये है, नहीं है, लेकिन हमको इस फॉर्मेट में लाना है, ए बी सी के फॉर्मेट में वैल्यू को ले आना है। ए बी सी के फॉर्मेट में वैल्यू को लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर इसको चाहे तो 8 ले आए, 8 ला सकते हो ना, तो नीचे 2 लिख दोगे। अब 4 को 6 तो नहीं बना सकते ना तुम, 4 को 6 नहीं बना सकते हो, लेकिन 4 को 8 तो बना सकते हो। अब पहले बताए हैं कि जो हमारा आंसर होता है ना वो ए और सी के मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। तो जब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो 4 को तुम 8 बना सकते हो ना, तो 4 को 8 बनाओगे तो क्या करोगे, हम 2 से भाग दिए, इस तरह से 8 आ गया, तो हमारा ये फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे साइन क्या है, निगेटिव, तो हम क्या करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक माइनस रखें और भीतर भी माइनस लगा दें, तो ये तुम्हारा जो आ गया फॉर्मेट। अब तुम ये हमारा जनरलाइज फॉर्म आ गया, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि ये 8 क्या है, 8 है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई, ये 2 कहां से आया है, तो 2 तुम्हारा कहां से निकल के आ गया है, कोफिशिएंट ऑफ, बताओ कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट ऑफ ए है, ये हमारा टर्म निकल के आ गया। तो हम इस तरह से एग्जांपल को एलिमिनेट करके चीजों को जान लिए कि कैसे सम ऑफ जीरो से ये निकल गया, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं, हाँ उसी को माइनस बी बाई ए भी कहते हैं, तुम कह सकते हो यही कोफिशिएंट तुम्हारा है माइनस बी बाई। अब इसी तरीके से तुम प्रोडक्ट ऑफ अगर जीरोस निकालते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकल गया। अब यहाँ अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। हाँ फिर से एक बार समझा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई, 1 और 3 का मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ गया। अब जो जीरोज हमारा ABC है, कहीं है दिख रहेगा तुमको, 3 है क्या, नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे तो कर सकते हैं ना, 3 को 6 बना सकते हैं, नीचे 2, तो 6/2 आ गया। अब तो हमारा फॉर्मेट आ गया ना, यहाँ पे ये फॉर्मेट जैसे ही आ गया तो हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी ऊपर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ 2, कोफिशिएंट ऑफ ए सॉरी। तो ये हमारा निकल के आ गया प्रोडक्ट ऑफ करने के बाद। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 1 × 3 3 आ गया। अब 3 तो इसमें कहीं है नहीं, तो 3 लाने के लिए क्या किया, 2 पड़ी से 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब 6 आ गया ना, तो अब 6 ये फॉर्मेट में आ गया, तुम्हारा c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसमें c कांस्टेंट टर्म है ना दिया हुआ, तो यहाँ पे c आ गया और 2 आ गया, तो 2 कहाँ मिल जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ a, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² आ गया, ऊपर कांस्टेंट टर्म आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं c/a कहते हैं। तो यहाँ -b/a आ गया, यहाँ पे c/a गया। फिर से एक बार इसको समझाते हैं, ध्यान से समझिए, एक बार और फिर फॉर्मुलेट करेंगे तो ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। जो जीरो जाएगा 19, तो जीरोज जब निकालना होगा तो जीरोज तुम इस तरीके से निकाल लेना मेल्टिपल स्प्लिटिंग से, इस जीरोज का सम करोगे। हाँ डिनोमिनेटर में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x² ही होता है, इसके भी डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ a, अच्छा सॉरी यहाँ पे a लिख दिया है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, इस तरीके से निकालेंगे। मतलब जो जीरोज है उस जीरोज को हम ए बी सी के टर्म में एलिमिनेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यही चीजों को बताना है था। यहाँ पे एक एग्जांपल सब समझाए हैं, इतना एग्जांपल तुमको इसलिए समझाए हैं कि डिवाइड करते समय तुमको मन में आएगा ना सर 2 कहाँ से निकल के आ जाता है,
तो हम उसको इस फॉर्मेट में रख सकते हैं, इस फॉर्मेट में रखेंगे इसको। 4 आ गया था, 4 को 8 और 2/2 के फॉर्म में तो ला सकते हो ना, लेकिन 4 को तुम 6/2 के टर्म में नहीं ला सकते हो, 4 को 5/3 के फॉर्म में नहीं ला सकते हो। तो इस चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे। नहीं तो अब इसका जो जनरल फॉर्म है वो हम आपको बताते हैं, जनरलाइज फॉर्म। इन जनरल क्या होता है, तो इस तरीके से इसको पॉज करके लिख लेते होंगे आप लोग। चलो अब जो है ना जल्दी से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा हम बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, अब और क्लियर हो जाएगा इससे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म उसका कौन सा फॉर्म है, इन जनरल। इन जनरल यही तो होता है इसका। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोस कितना निकला था, 2 निकला था। पहले भी जानते थे ना एटमोस्ट 2 निकलता है, तो हम इसको 2 लेके चल रहे हैं। लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा एक टर्म में यूज कर रहे हैं, तो ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स। मान लिए कि 2 हमारा जीरोस है, अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर 4 होगा तो एक ही जीरोस हो जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा अल्फा और बीटा जो है इसका जीरोस है ax² प्लस bx प्लस c का। और जो जीरोस होता है, थोड़ा सा याद करो 9 वाला क्वेश्चन, 9 में जो भी जीरोस होता है वो उसका फैक्टर बन जाता है। एंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px। अब ये कैसे होता है, सो देखो, अगर हम एक एग्जांपल से समझाते हैं तुमको। अगर x² माइनस 4x प्लस 4 है, इसका जीरोस निकालोगे तो क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। ये x बराबर 2 आ जाएगा, अगर बराबर 0 करोगे तो 2 आ गया ना। तो ये जो जीरोस हो गया, x बराबर 2 उसका जीरोस है, लेकिन x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है। क्या है, ये तुम्हारा जीरोस होगा और ये क्या हो जाएगा, तो फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब होता है जब हम उसको डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड करोगे किसको, x² माइनस 4x माइनस 4 को, तो तुम्हारा रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पे x बार में लगेगा x² माइनस, तो इस तरह से डिवाइड करोगे इसको, तो यहाँ तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो 2x होगा, 2x, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2x और प्लस 4। माइनस 2 दोगे तो माइनस 2x और प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारा निकल के आ गया। तो जो फैक्टर होता है उसको डिवाइड से पता करते हैं रिमाइंडर, और जीरोस हम डायरेक्ट उससे वैल्यू रख के निकाल लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। तो हमने बताया कि अल्फा और बीटा हमारा क्या है, जीरोस है, तो उसका फैक्टर क्या बन जाएगा, जो भी रहेगा। अल्फा है तो साइन बदल के लिख देना यहाँ पे x माइनस अल्फा। अगर यहाँ पे जैसे तुम्हारा x बराबर था 2, तो जीरोस क्या हो जाएगा x माइनस 2, लेकिन x बराबर अगर माइनस 3 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा x प्लस 3। अगर ये जीरोस है तो फैक्टर क्या हो जाएगा ये, अगर ये जीरोस है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव है तो निगेटिव फैक्टर बना के साथ, निगेटिव है तो पॉजिटिव उसका क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। तो हम इसी तरीके से मान लिए कि अल्फा और बीटा हमारा क्या है, जीरोस है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। अब जैसे ही फैक्टर बनेगा तो क्या होगा कि उस फैक्टर का मल्टीपल्स जो है, जैसे हम कह लेते हैं कि इसको फैक्टराइज करोगे तो यही तो आया रहता है, x माइनस 2 होता है। इस दोनों को गुना करोगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो जो फैक्टर होता है उस फैक्टर का प्रोडक्ट जो होता है वो पॉलिनोमियल के बराबर आता है। तो यही हम यहाँ पे देखेंगे। तो लिखेंगे नाउ
P of x इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू के। मतलब यहां जो है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू ओरिजिनल गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल। जो हमारा प्रोडक्ट होता है, दोनों की इसका प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होगा? इसका प्रोडक्ट इस पॉलिनोमियल के बराबर होगा। कैसे? तो तुम एक एग्जांपल से इसको भी तुम समझ सकते हो। अभी जैसे हम बताए थे तुमको, ये लिखे थे ना 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो इसको फैक्टराइज किए थे तो क्या हुआ था? 2 कॉमन आ गया था और x माइनस तुम्हारा फैक्टर आ गया था x माइनस 1 और x माइनस 3, यही तो आया था ना। इसको फैक्टराइज करोगे तो यही तो आया था। अब ये जो फैक्टर आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ना, ये नहीं आ जाएगा। इसको हम इसको और इसको प्रोडक्ट करेंगे बाइनोमियल का और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो k का वैल्यू है यही 2 बताता है। ये जो k का वैल्यू है ये 2 बता रहा है कि हम कभी कभी क्या करेंगे कि दोनों को जब प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करते समय हमारा जो वैल्यू आता है उसमें से कुछ ना कुछ टर्म कॉमन निकल जाता है। तो कॉमन निकलता है वही तुम्हारा k बनेगा। अगर वो कॉमन नहीं निकला है, अगर वो कॉमन नहीं है तो सबकी जगह पे 1 हो जाता है। जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन हो x² माइनस 4x प्लस 4 था तो इसका क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और x माइनस 2। तो इसमें k का वैल्यू क्या है? k का वैल्यू हो जाएगा 1। कुछ नहीं रखेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो किसी किसी केस में k का वैल्यू रहता है, किसी किसी केस में k का वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरीके से ये नहीं होता है यहाँ पे वैल्यू। स्टॉप करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले थे, जो कह रहे थे यहाँ पे k का वैल्यू समझ में आ गया होगा सबको कि k जो है वो कहाँ से निकल के आता है। k जो है वो कांस्टेंट टर्म है जो कभी कभी कॉमन निकल के यहाँ पे जो आता है उसी को, नहीं तो जनरली केस में जो है k की जगह हम लोग 1 लिख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके बराबर होता है। तो इसको मिटाते हैं और फिर इसको आगे कंटिन्यू करो। तो अब ये क्या है कि इसको प्रोडक्ट निकालते हैं इसका px का वैल्यू, इसको k, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस बीटा x और माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, इसको प्रोडक्ट करोगे कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे k बाहर कर लिए, x² माइनस बाहर रखते समय अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ये पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू अगर तुम देखो तो क्या है? पी ऑफ एक्स का वैल्यू यही है ना दिया हुआ, कितना दिया हुआ है पी ऑफ एक्स का वैल्यू? तो ए एक्स, अगले स्टेप में इसको लिखते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो गया। अगर के से मल्टीप्लाई यहाँ अगर लिख लेते हैं x² प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा? के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस अल्फा बीटा के, ये आ गया हमारा। अब इसको कंपेयर करेंगे। मैथ्स में एक रूल होता है जब हम किसी इक्वेशन को बताए ना कि जो इक्वेशन एलएचएस में वही आरएचएस को फॉलो करता है, तो इसका जो x² वाला टर्म होगा वो इसके स्क्वायर वाले टर्म से इक्वल होगा। इसका जो स्क्वायर वाला टर्म होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसका जो x वाला टर्म होगा इसके x वाले टर्म के बराबर होगा, और इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। ये आपका सिंप्लीफाई करके आएगा इसमें। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? कंपेयर करने वाले हैं। इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? स्क्वायर वाले टर्म को स्क्वायर वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। और तो लिखिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ
कंपेयरिंग coefficient of x square x and constant term on both side comparing the coefficient of x square x and constant term on both side। अगर ये तुमको कंपेयर करना है तो कंपेयर करोगे तो क्या क्या निकल के आ जाएगा इसमें। तो कंपेयर जब करोगे तो इसमें तुमको निकल के आएगा ये पहला जो टर्म है इसका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर पे, तो पहला टर्म क्या है तुम्हारा, तो के एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यही है ना। इस पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करो, सर्किल बना हुआ है। तो होता है ना, झगड़ा भी होता है तो हम लोग पावर वाले को सेम पावर वाले को करते हैं, किससे पावर वाला सेम है तो इस पावर वाले से लड़ाई करो, जो कमजोर है उसको उसके साथ भेजते हैं। अब ये इसके साथ झगड़ा भी करेगा तो दिक्कत होगा ना, तो हम लोग फाइट भी करते हैं, सेम पावर वाले के साथ फाइट करते हैं। तो इस तरीके से यहां भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं सेम कॉमन टर्म वाले के। तो के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। एंड दूसरा जो टर्म है तुम्हारा, तो यहाँ बी एक्स है और यहाँ पे क्या है, तो है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल टू बी एक्स, ये दिया हुआ है। तो अब यहां से तुम्हारा देखो एक्स एक्स कट जाएगा, सॉरी इसमें के छूट गया है ना, के भी था यहाँ पे, के छूट गया है तो के भी होगा। तो यहाँ होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के इक्वल टू बी। अब तुम क्या करो, अल्फा प्लस बीटा को रहने दो और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो b बाई के और माइनस। अब बहुत लोग ये कहता है सर माइनस जब इधर से उधर जाएगा, जब माइनस इधर से इधर आएगा तो प्लस क्यों नहीं हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जो माइनस होता है उधर जाके माइनस में ही रहता है, मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा और डिवाइड फिर ऊपर चला जाता है, माइनस का साइन ऊपर चला जाता है। इसलिए जब मल्टीप्लाई में माइनस का साइन हो तो इधर भी माइनस ही रहेगा। जब ये प्लस में रहता है ऐसे होगा, तो देखो यहाँ पे -4 प्लस एक्स इक्वल टू 7 है, तो x बराबर तुम्हारा 7 प्लस 4 हो जाएगा। लेकिन -4x इक्वल टू 7 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/4, डायरेक्ट उसको भेज सकते हो। तो ये बात समझ लो, बहुत तो कंफ्यूज होता है कि सर माइनस पर भेज दिए तो प्लस को नहीं कर रहे हैं, तो इस चीजों को समझिएगा। तो ये हम आ गया। अब k का वैल्यू क्या है तुम्हारा, तो k का वैल्यू है -b/a। k का वैल्यू देखो ना, फर्स्ट में क्या है k का वैल्यू, k का वैल्यू a है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा तुमको, -b/a। इस तरह से यही हमारा जो है वो फॉर्मूला निकल के आ गया। हम देयरफॉर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब अल्फा बीटा तो पता होगा ना तुमको, अल्फा बीटा किसको माने थे, अल्फा बीटा हमारा जीरोस था, जो आंसर आता है उसी को अल्फा बीटा कहते हैं। इसी तरीके से अब कंपेयर किसको करना है, तो अब तुमको कंपेयर करना है, अब जो है कंपेयर किसको करेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट वाले लास्ट वाले टर्म को कंपेयर करेंगे। तो लास्ट वाला टर्म क्या है तुम्हारा, देखो तो लास्ट वाला टर्म इधर क्या है, अल्फा बीटा के, अल्फा बीटा के इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स, इधर जो है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म में क्या है, इधर सी है, तो इक्वल टू सी आ जाएगा। इस तरीके से और तो यहाँ अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई के, सी बाई अल्फा बीटा निकल के ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला।
अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चीजों को, अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो हम जीरोज के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। ये सी बाई ए हो गया और ये हो गया। जैसे एक एग्जांपल और समझ लो, वही जो पहले वाला एग्जांपल ही टेकन कर रहे हैं। पहले वाला एग्जांपल हमारा क्या था, तो पहले वाला हमारा एग्जांपल था 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये था ना p ऑफ x। अब हम कहते हैं इसका जीरोज निकालो, जीरोज के बीच का रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और बी के जगह पे क्या है, तो माइनस और माइनस 8, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 2। और उस समय अल्फा बीटा क्या निकला था, तो 1 प्लस 3 निकला था। और दोनों की तरफ बैलेंस करके देखो बैलेंस हो जाएगा। ये अल्फा बीटा क्या निकाला था इसका, अल्फा निकला था उस समय 1, मतलब x का वैल्यू निकला था ना इसका 2, x का वैल्यू क्या निकला था 1 निकला था, और x का वैल्यू 3 निकला था। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। और तुम देखो तो बैलेंस करके देखोगे तो बैलेंस हो जाएगा ना, ये बैलेंस हो जाएगा। अल्फा के जगह पे अगर हम 1 डालेंगे और 3 डालेंगे तो इधर भी 4 हो जाएगा, इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ों को फॉर्मेट कर लिए। और दूसरा क्या था तुम्हारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या निकालते हो, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यही करते हो ना। अब सी बाई ए है, अल्फा की जगह पे क्या रखोगे 1, इसके जगह पे 3, और सी के जगह पे देखो क्या रखोगे सी, और यहाँ पे 2, तो 3 बराबर 3। तो यही वेरीफाई करना होता है कि जीरोज आपका वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, सिंप्लीफाई हो रहा है चीज़ों को। तो 3 और 3 बराबर आ गए ना, ये वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं जब सवाल बनाएंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बीच का रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इस पे एक सवाल हम क्रिएट करके आज का वीडियो खत्म कर रहे हैं। एक है लास्ट, इसको समझ लो, एक एग्जाम्पल से इस चीज़ों को क्लियर कर लो। एक क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं और घर पे चीज़ों को तुम बना सकते हो। एक क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन बनाते हैं, जितने बात तुम समझा है उसी के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन है हमारा, ऐसे पूछेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10। ये कहेगा फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 एंड फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इस चीज़ों के बारे में आपको वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन समझो, जब भी दिया रहे तो हम लोग सोल्यूशन जो क्या ऐसे करेंगे, px दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो लेट कर लेंगे। लेट p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से डेट कर लेंगे और x प्लस 2 हटा दीजिए उसको। तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा x इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ तुम्हारा प्लस 2 जो कॉमन लोगे तो x प्लस 5, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2। ये हमारा px का फैक्टर निकल गया। अब इसका जीरोज निकालेंगे तो लिखेंगे फॉर जीरोज p ऑफ x इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू, मतलब दोनों को बराबर करोगे जीरो से। ये भी दो नंबर का प्रोडक्ट जब जीरो होता है, जैसे तो पहले भी जीरो के बराबर हो सकता है या दूसरे भी जीरो के बराबर हो सकता है। किसी भी दो का प्रोडक्ट जब जीरो हो, जैसे मान लो अल्फा बीटा इक्वल टू 0 हो, तो तुम्हारा दो केस बनेगा ना, या तो अल्फा 0 के बराबर होगा या बीटा 0 के बराबर होगा, तभी ना दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ सकता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो
x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -2, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा। अब इसी को लेट कर लोगे, लेट अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू -2 वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरीफाई करना हो तो लेट कर लेंगे अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू -5 पहले को मान लेना, दूसरे को बीटा मान लेना वेरीफाई करते समय। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा को किसके साथ जोड़ना, बीटा के साथ जोड़ना। तो यहाँ -5 प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, -5 और -2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -7। अब -7 को तुम लिख सकते हो -7/1 माइनस को बाहर रखे तो -7/1। अब इससे मैच करो, इससे इस चीज़ों को रिलेट करो। तो 7 किसका कोफिशिएंट है, x का, तो अंदर में लिखो, बाहर माइनस रहने दो, यहाँ पे लिखो कोफिशिएंट ऑफ x। और 1 किसका कोफिशिएंट है, तो होगा कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से निकाल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है -5 और बीटा है -2, ये हो जाएगा 10। अब तुम 10 को लिख सकते हो 10/1। अब तुम देखो 10 यहाँ पे मिलाओ, इससे मैच कराओ, तो 10 को मैच कराओ इससे। 10 किस क्या है, तो 10 है कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ। यही हमारा वेरीफाई हो गया। इस तरह से ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको पॉज करके पूरा देखिए और लिखिए, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।